क्या कभी ऐसा हुआ है कि मतलब किसी फिल्म का कोई बहुत ही डरावना या एकदम रुला देने वाला सीन सालों बाद भी दिमाग में एकदम ताजा छपा हो? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे वो कल ही की बात हो। है ना? हाँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर किसी बहुत ही जरूरी मीटिंग के लिए रटे गए आंकड़े हों या किसी किताब के पन्ने वो 24 घंटे के अंदर ही दिमाग से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। मतलब हमारा दिमाग ऐसा भेदभाव करता ही क्यों है? बिल्कुल, जानकारी तो दोनों ही थी। फिर एक हमेशा के लिए छप गई और दूसरी तुरंत मिट गई। ये कहला सवाल है जो सदियों से न्यूरोसाइंटिस्ट्स को परेशान करता रहा है। हाँ, और मतलब आमतौर पर हम अक्सर दिमाग को एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह ही तो सोचते हैं। एकदम सही, हमें लगता है कि जहां जो भी डालो वो सेव हो जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन असल में देखिए, ये प्रणाली उस तरह से काम नहीं करती। और यही बात सबसे बड़ी उलझन पैदा करती है। अक्सर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस या शारीरिक विज्ञान की बात करते हैं तो एक खास तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। हाँ, जैसे अगर हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में एकदम साफ टूटी हुई सफेद लाइन दिखती है। लेकिन जब हम इंसानी दिमाग उसके सीखने की प्रक्रिया और याददाश्त की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हाँ, अचानक वो स्पष्टता गायब हो जाती है। बिल्कुल। और इस डायग्नोस्टिक धुंधलेपन के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। असल में दिमाग कोई सीधी रेखा में काम करने वाली मशीन नहीं है। ये प्रकृति की सबसे जटिल प्रणालियों में से एक है जो लाखों सालों के विकास मतलब इवोल्यूशन का नतीजा है। और इसीलिए आज की ये जो अब गहन चर्चा है ये बहुत ही रोमांचक होने वाली है। आज का हमारा विषय 26 मई 2026 को तक्षशिला रिसर्च पेज पर प्रकाशित शिव नारायण के एक बेहद दिलचस्प शोध पत्र पर आधारित है। इस शोध पत्र का शीर्षक है Z फैक्टर्स, लिम्बिक ब्रेन एंड इमोशनल नेविगेशन ऑफ न्यूरल लर्निंग पाथवेज। तो इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन उस रहस्य से पर्दा उठाना है कि मतलब इंसानी दिमाग वास्तव में किसी जानकारी को पक्के तौर पर ग्रहण कैसे करता है। बिल्कुल। ये समझना देखिए किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो कोई नया कौशल सीख रहा हो या किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो या रोजमर्रा की सूचनाओं को बेहतर ढंग से याद रखना चाहता हो, ये क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। हाँ, और इस शोध पत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सीखने की पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से पलट देता है। अच्छा। हाँ, आमतौर पे ये माना जाता है कि सीखना सिर्फ एक बौद्धिक यानी कॉग्निटिव प्रक्रिया है। मतलब कोई जानकारी सीधे हमारे सोचने वाले हिस्से में जाती है और सेव हो जाती है, जो कि सच नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि ज्ञान का सफल हस्तांतरण, जिसे हम नॉलेज ट्रांसफर कहते हैं, वो तब तक हो ही नहीं सकता जब तक उसमें भावनाएं यानी इमोशंस और शारीरिक हरकतें मतलब मोशंस गहराई से शामिल ना हो। मुझे ये ब्रेन बॉडी बिहेवियर यानी दिमाग, शरीर और व्यवहार की जो ये एकीकृत प्रणाली का विचार है, ये बहुत दिलचस्प लगा। लेकिन इसे समझने से पहले चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुझे लगता है हमें उस बुनियादी यात्रा को समझना होगा जो कोई भी जानकारी हमारे दिमाग में तय करती है। हाँ, वो बेसिक्स क्लियर करना जरूरी है। तो कोई भी बाहरी डेटा सबसे पहले हमारे सेंसरी अंगों जैसे आंख, कान, त्वचा, इनसे होकर दिमाग के कॉर्टेक्स तक जाता है ना? कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा है जो संज्ञानात्मक या लॉजिकल काम करता है। बिल्कुल। लेकिन अगर कॉर्टेक्स ही सोचने और समझने का केंद्र है तो क्या जानकारी सीधे वहीं स्टोर नहीं हो जानी चाहिए? यही तो कैच है जी। कॉर्टेक्स की भूमिका को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। देखिए, जब कोई जानकारी कॉर्टेक्स में पहुंचती है तो वो उसे केवल डिकोड करता है। डिकोड करता है जी। मतलब मान लीजिए किसी ने अक्षरों को पढ़ा या कोई आवाज सुनी तो कॉर्टेक्स सिर्फ इतना बताएगा कि ये एक आवाज है या ये एक शब्द है, बस इतना ही। हाँ, कॉर्टेक्स के लिए यह महज एक प्लेन डेटा है जिसमें कोई अहमियत या प्राथमिकता नहीं जुड़ी है। दिमाग के लिए यह तय करना अभी बाकी है कि यह डेटा कचरे के डिब्बे में जाएगा या इसे लंबे समय तक याद रखना जरूरी है। रुको, तो कॉर्टेक्स अपने आप में ये तय नहीं कर सकता कि क्या महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं। कॉर्टेक्स एक बेहतरीन एनालाइजर या विश्लेषक है, लेकिन वह फैसला लेने वाला जज नहीं है। तो यह तय करने के लिए कि जानकारी कितनी जरूरी है, वो डेटा कॉर्टेक्स से निकलकर हमारे दिमाग की गहराई में छिपे लिम्बिक सिस्टम में जाता है, जो हमारी भावनाओं को संभालता है
और विशेष रूप से ये जानकारी पापेस सर्किट नामक एक बहुत ही जटिल न्यूरल रास्ते से गुजरती है। पापेस सर्किट, ये पापेस सर्किट तो थोड़ा जटिल लग रहा है। क्या हम इसे मतलब एक आम इंसान की भाषा में समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसे एक बहुत बड़े पोस्ट ऑफिस की तरह सोचिए। अच्छा। जब कोई खत यानी डेटा आता है तो पापेस सर्किट वो जगह है जहां उस खत को खोलकर ये देखा जाता है कि उसमें कोई भावनात्मक संदेश है या नहीं। क्या ये खत डरावना है? क्या ये खुशी देने वाला है? तो भावनाओं की जांच होती है वहां। एकदम सही। और इसी जांच के दौरान एक बेहद महत्वपूर्ण चीज का जन्म होता है जिसे इस शोध पत्र में Z फैक्टर्स का नाम दिया गया है। Z फैक्टर्स। तो Z फैक्टर्स का जन्म भावनाओं और डेटा के मिलने से होता है। बिल्कुल। क्या मैं इसे एक उपमा से समझा सकता हूँ? हाँ, जरूर। मान लीजिए हमारा कॉग्निटिव डेटा एक प्लेन टेक्स्ट मैसेज है। जैसे किसी ने फोन पे बस लिखा ठीक है। वो बस एक साधारण सी जानकारी है। हाँ। लेकिन Z फैक्टर्स उस मैसेज के साथ जुड़े इमोजीज की तरह हैं। अरे वाह। है ना? हाँ। अगर उस ठीक है के साथ एक हंसने वाला इमोजी लगा हो या गुस्से में लाल चेहरे वाला इमोजी लगा हो तो उस एक छोटे से मैसेज का पूरा संदर्भ और प्रभाव बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि Z फैक्टर्स दिमाग के वो इमोशनल इमोजीज हैं जो प्लेन डेटा को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं? ये वाकई मतलब ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। Z फैक्टर्स तकनीकी रूप से भावनात्मक रूप से चार्ज किए गए लर्निंग सिग्नल हैं। जब वो प्लेन डेटा पापेस सर्किट में पहुंचता है तो वहां मौजूद सिंगुलेट कॉर्टेक्स उस जानकारी को हमारे ध्यान और हमारी भावनाओं से जोड़ देता है। अच्छा, तो सिंगुलेट कॉर्टेक्स वो इमोजी लगाता है। हाँ, ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स उस डेटा पर इमोजी चिपकाने का काम करता है। और इसके बाद वो जानकारी एमिगडाला के पास जाती है ना? मैंने कहीं पढ़ा था कि एमिगडाला डर को नियंत्रित करता है। देखिए, केवल डर नहीं, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एमिगडाला हमारे दिमाग का एक इमोशनल रेलेवेंस डिटेक्टर है, यानी भावनात्मक प्रासंगिकता का पता लगाने वाला। अच्छा। इसे एक ऐसी इमारत के सिक्योरिटी गार्ड की तरह मान लीजिए जिसके हाथ में एक फायर अलार्म है। फायर अलार्म? हाँ, जब वो गार्ड देखता है कि कोई जानकारी बहुत डरावनी है, बहुत मजेदार है या जिंदगी बचाने के लिए बेहद जरूरी है तो वो तुरंत वो अलार्म बजा देता है। और उस अलार्म के बजने का मतलब क्या होता है दिमाग के लिए? जब एमिगडाला वो अलार्म बजाता है तो वो एक तरह से उस जानकारी पर एक लाल रंग का ठप्पा लगा देता है कि ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है, इसे कभी मत भूलना। ओह, सर्वाइवल ठप्पा। बिल्कुल। और इस अलार्म को सुनकर हिप्पोकैम्पस तुरंत हरकत में आता है। हिप्पोकैम्पस हमारे दिमाग का वो फाइल क्लर्क है। हाँ। जिसका काम फाइलों को स्टोर करना है। आमतौर पर वो फाइलों को शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखता है और फिर मिटा देता है। हाँ। लेकिन जब अमिगडाला का अलार्म बजता है और Z फैक्टर्स सक्रिय होते हैं तो हिप्पोकैम्पस उस फाइल को सुरक्षित तरीके से लंबी अवधि की यादों वाले मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी के सुरक्षित वॉल्ट में स्थायी रूप से सेव कर देता है। वाह। और Z फैक्टर्स के बिना ये प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। ये पूरी प्रक्रिया वाकई हैरान करने वाली है। अगर हम इस एमिगडाला अलार्म और Z फैक्टर्स के सिद्धांत को रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू करें तो सिनेमा से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। हाँ, सिनेमा इसका सबसे बेहतरीन और दिलचस्प मामला है। लेकिन यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है और मुझे एक गहरी शंका भी है। कैसी शंका? देखिए, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि स्क्रीन पर जो भी हो रहा है वो पूरी तरह से नकली है। बिल्कुल। जो खून बह रहा है वो सिर्फ लाल रंग का सिरप है। जो इंसान रो रहा है वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। हाँ। हमारा लॉजिकल दिमाग यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसको बिल्कुल साफ साफ पता है कि ये महज एक फिल्म है। हाँ, उसे पता होता है। फिर भी जब स्क्रीन पर अचानक कोई भूत आता है तो हम डर कर सीट से उछल क्यों पड़ते हैं? या किसी पसंदीदा किरदार के मरने पर असली आंसू क्यों छलकने लगते हैं? अगर कॉर्टेक्स जानता है कि यह झूठ है तो हमारा लिम्बिक सिस्टम इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बन जाता है? ये सवाल न्यूरोलॉजी के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से कुछ होता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसका जवाब हमारे विकासवादी इतिहास यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में छिपा है। अच्छा। देखिए, हमारे दिमाग का लिम्बिक सिस्टम लाखों साल पुराना है। उस जमाने में स्क्रीन या सिनेमा जैसी कोई चीज तो थी नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं थी। उस समय अगर हमारी आंखों ने किसी खतरनाक चीज को देखा और कानों ने डरावनी आवाज सुनी
तो उसका एक ही मतलब था कि सच में कोई खतरा है। लिम्बिक सिस्टम आज भी उसी प्राचीन तरीके से काम करता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा लिम्बिक सिस्टम आज भी ये फर्क नहीं कर पाता कि खतरा स्क्रीन के अंदर है या असल जिंदगी में? बिल्कुल सही पकड़े आप। सिनेमा की सफलता का राज ही यही है कि वो एक ही समय में हमारे कई सेंसरी रास्तों पर हमला करता है। मतलब विजुअल यानी दृश्य और ऑडिटरी यानी संगीत और संवाद। जब ये भारी मात्रा में डेटा एक साथ लिम्बिक सिस्टम में पहुंचता है तो लिम्बिक सिस्टम इसे एक इमोशनल सिमुलेशन के रूप में प्रोसेस करता है। वो लॉजिकल दिमाग की चेतावनियों को अनसुना कर देता है। वाह! लिम्बिक सिस्टम के लिए भावनाएं ही सच्चाई हैं। जो चीज उसे भावनात्मक रूप से सक्रिय कर देती है वो उसे असली मान लेता है और सीधे मेमोरी पाथवे में ढाल देता है। ये तो मतलब अगर सिनेमा के दृश्य इतने पक्के तरीके से दिमाग में बैठ जाते हैं तो वो इस मेमोरी को पैकेज कैसे करता है? क्या ये किसी वीडियो फाइल की तरह सेव होता है? क्योंकि शोध पत्र में IGOL यानी इंस्टेंस गाइडेड ऑब्जेक्ट लर्निंग और एक बहुत ही अजीब से शब्द सोटिम का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, सोटिम। दिमाग असल में इस अनुभव को सहेजता कैसे है? देखिए, दिमाग किसी वीडियो फाइल की तरह काम नहीं करता। वो अनुभव के अलग अलग टुकड़ों को जमा करता है और भावनाओं के गोंद से उन्हें आपस में चिपका देता है। अच्छा। यही सोटिम का सिद्धांत काम आता है। ये 5 चीजों का समूह है: स्पेस यानी स्थान, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, टाइम यानी समय, इंस्टेंस यानी घटना और मॉड्यूल। क्या हम इसे उसी हॉरर फिल्म के उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल, एकदम। मान लीजिए स्क्रीन पर एक हॉरर सीन चल रहा है। हाँ। दिमाग सबसे पहले स्पेस यानी उस अंधेरे बेसमेंट को दर्ज करता है, फिर ऑब्जेक्ट यानी वहां बैठी हुई वो खौफनाक गुड़िया, फिर टाइम यानी वो आधी रात का समय, और उसके बाद इंस्टेंस या घटना यानी जब वो गुड़िया अचानक अपना सिर घुमाती है और एक बहुत डरावनी आवाज आती है। और इन चारों चीजों को मिलती एमिगडाला का वो फायर अलार्म बज जाता है। ठीक कहा। जैसे ही ये चारों चीजें मिलती हैं एक तीव्र भावना पैदा होती है। यहाँ डर का Z फैक्टर काम करता है। ये डर उस स्पेस, ऑब्जेक्ट, टाइम और इंस्टेंस को एक साथ बांधकर एक स्थायी मतलब पक्का मॉड्यूल बना देता है। और ये मॉड्यूल सेव हो जाता है? हाँ, ये मॉड्यूल हमारे न्यूरल नेटवर्क में इतने पक्के तरीके से दर्ज हो जाता है कि हो सकता है 10 साल बाद भी जब कोई इंसान असल जिंदगी में किसी अंधेरे कमरे यानी स्पेस में जाए तो उसे अकारण ही वो डर वापस महसूस होने लगे। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये एक बहुत ही मजबूत मैकेनिज्म है, लेकिन अगर हम इस पूरी बात को पलट कर देखें तो एक बहुत ही भयानक निष्कर्ष सामने आता है। वो कैसे? देखिए, अगर हमारा दिमाग कहानियों, अनुभवों और भावनाओं के जरिए जहां कई सेंसेस एक साथ काम कर रहे हों सबसे अच्छा सीखता है और स्थायी यादें बनाता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी पूरी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली तो इसके बिल्कुल विपरीत काम कर रही है। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है और ये आज की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी त्रासदी भी है। बिल्कुल। अगर हम पारंपरिक शिक्षा को न्यूरोलॉजी के चश्मे से देखें तो ये पैसिव एजुकेशन यानी निष्क्रिय शिक्षा का एक मॉडल है। कक्षाएं जो हमारे क्लासरूम्स हैं वो टॉकिंग क्लासरूम्स बन गई हैं, जहाँ एक शिक्षक लगातार बोलता है और बाकी सब बिना हिले डुले, बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के बस उसे सुनते रहते हैं या बस ब्लैक बोर्ड से अपनी कॉपी में चीजें उतारते रहते हैं। हाँ। इस प्रक्रिया में देखिए, ना तो कोई स्पेस बदल रहा है, ना कोई ऑब्जेक्ट दिलचस्प है, और भावना के नाम पर तो वहां जीरो है, एकदम जीरो। कोई इमोजीज नहीं है, कोई Z फैक्टर्स नहीं है। ये तो कॉर्टेक्स पर महज डेटा का बोझ डालना हुआ, जहां एमिगडाला कोई अलार्म नहीं बजा रहा कि भाई इसे याद रखो। और पता है, जब जानकारी को इस तरह बिना किसी भावनात्मक प्रासंगिकता के दिमाग में ठूंसा जाता है तो दिमाग की प्राकृतिक व्यवस्था इसके खिलाफ विद्रोह कर देती है। विद्रोह? हाँ। जब सीखने में खुशी, जिज्ञासा या कोई भी सकारात्मक भावना नहीं होती तो एक और चीज जन्म लेती है। डर। गलतियां करने का डर, परीक्षाओं का भारी दबाव और रटने की मजबूरी। और जब दिमाग डरा हुआ होता है तो वो एक विशेष स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। मुझे यहाँ एक चीज समझ नहीं आ रही है। जहां तक मुझे पता है कॉर्टिसोल तो फाइट और फ्लाइट वाला हार्मोन है ना, मतलब लड़ो या भागो। हाँ, बिल्कुल वही। तो विकासवादी दृष्टिकोण से जब आदि मानव के सामने कोई जंगली जानवर आता था
तब कॉर्टिसोल रिलीज होता था ताकि शरीर की पूरी ऊर्जा मांसपेशियों में चली जाए और इंसान अपनी जान बचाकर भाग सके। सही कहा। तो अगर क्लासरूम में बैठे-बैठे किसी का कॉर्टिसोल बढ़ रहा है तो उसका सीखने की प्रक्रिया पर क्या असर होता है? देखिए, कोर्टिसोल का मुख्य काम ही यही है कि वो दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म प्रक्रियाओं को रोककर तत्काल सर्वाइवल पर फोकस करे। अच्छा। जब सामने जंगली जानवर हो तो आपके दिमाग को ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि पेड़ की पत्तियों का रंग क्या है। उसे सिर्फ भागने पर ध्यान देना है। बिल्कुल। इसीलिए जब क्लासरूम के तनाव के कारण कोर्टिसोल का स्तर लगातार ऊंचा रहता है तो ये शारीरिक रूप से हिपोकैम्पस की कार्यप्रणाली को बाधित कर देता है। मतलब वो जो फाइल क्लर्क है जो यादों को स्थायी वॉल्ट में रखता है उसे काम करने से रोक दिया जाता है। मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं, उसे ब्लॉक कर देता है। ओहो। यह ध्यान, रचनात्मकता और किसी भी चीज को गहराई से समझने की क्षमता को पूरी तरह कुचल देता है। जब कक्षा में सकारात्मक Z फैक्टर्स नहीं होते तो दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तो वो सीखता क्या है फिर? वह केवल इतना सीखता है कि किसी तरह कल की परीक्षा में पास हो जाऊं और इस तनाव से, इस भयानक स्थिति से बाहर निकलूं। और परीक्षा खत्म होते ही वो जानकारी हिपोकैम्पस से हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है। मतलब अनजाने में ही सही, लेकिन हमारा पूरा मौजूदा शिक्षा ढांचा या यह कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का तरीका इंसानी दिमाग की प्राकृतिक बायोलॉजी के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहा है। बिल्कुल। लोगों को, बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से थकाया जा रहा है और फिर हम उनसे शिकायत करते हैं कि अरे तुम चीजें भूल क्यों जाते हो। यही कारण है कि इस शोध पत्र में पारंपरिक शिक्षा की जगह एक नए समाधान की वकालत की गई है। एक ऐसा समाधान जो दिमाग के प्राकृतिक इमोशनल इंजन का सही इस्तेमाल करता है। यहाँ लर्नोग्राफी और तक्षशिला मॉडल का प्रस्ताव रखा गया है। लर्नोग्राफी। तो अगर शांत बैठना और चुपचाप सुनना समस्या की जड़ है तो क्या इसका मतलब यह है कि शरीर को गति में रखना और कुछ करना इसका समाधान है? हाँ, काफी हद तक। शोध पत्र में हैप्पीनेस क्लासरूम का जिक्र है। आमतौर पर देखिए, जब कोई हैप्पीनेस क्लासरूम बोलता है तो लगता है कि दीवारों पर कुछ रंग बिरंगे कार्टून बना दिए गए होंगे या कोई खेल कूद चल रहा होगा। हाँ, लोगों को ऐसे ही लगता है, लेकिन हैप्पीनेस क्लासरूम का मतलब केवल सजावट या ऊपरी मनोरंजन से कतई नहीं है। अच्छा। यह एक न्यूरोलॉजिकली एक्टिव वातावरण है जी। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ कॉर्टिसोल का निर्माण पूरी तरह बंद हो जाता है और उसकी जगह डोपामिन रिलीज होता है। वाह, डोपामिन। जहाँ डर की जगह जिज्ञासा लेती है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ खुशी महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस खुशी और जिज्ञासा को शारीरिक गति यानी मोटर एक्टिविटी में बदलने के बारे में है। तो गति या मोटर सिस्टम की इसमें भूमिका इतनी अहम क्यों है? क्योंकि जब तक ज्ञान केवल लिम्बिक सिस्टम में रहता है वो बस एक विचार या भावना है, लेकिन उसे एक स्थायी कौशल यानी एक पक्की स्किल बनाने के लिए उस जानकारी को दिमाग के मोटर सिस्टम में जाना पड़ता है। हमारे दिमाग के अंदर बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम जैसे हिस्से होते हैं जो हमारी शारीरिक हरकतों को नियंत्रित करते हैं। जब लिम्बिक सिस्टम में मौजूद सकारात्मक जानकारी को शारीरिक गतिविधियों जैसे हाथों से कुछ बनाना, प्रयोग करना, चित्र खींचना या किसी और साथी को सिखाना, जिसे पीयर टीचिंग कहते हैं, जब इसमें बदला जाता है तो वो न्यूरल पाथवे लोहे की तरह मजबूत हो जाता है। अगर मैं इसे एक आसान उपमा में ढालना चाहूं तो शायद खेल से बेहतर कुछ नहीं है ना। बिल्कुल। जैसे क्रिकेट को ले लीजिए। हाँ। अगर कोई आपको टीवी पर क्रिकेट का मैच दिखाए या किताब में क्रिकेट के नियम पढ़ाए तो वो पैसिव लर्निंग है। आपका कॉर्टेक्स नियम समझ जाएगा, लेकिन क्या आप मैदान में जाकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बाउंसर का सामना कर पाएंगे? कभी नहीं। एक बेहतरीन उदाहरण, कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप खुद मैदान में उतरते हैं, अपने हाथों से बल्ला पकड़ते हैं, पसीना बहाते हैं, तो आपका बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम उस मोटर गतिविधि को दर्ज कर रहा होता है। बिल्कुल। और जब आप उस मैच में कोई बहुत शानदार शॉट लगाते हैं या आउट हो जाते हैं तो एमिगडाला उस भावना को दर्ज करता है। तब जाकर वो क्रिकेट खेलना आपके तंत्र का तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का स्थायी हिस्सा बनता है।
और यही लर्नोग्राफी का मूल सिद्धांत है। टीवी देखना या ब्लैक बोर्ड से उतारना सिर्फ एक कॉर्टिकल एक्टिविटी है, लेकिन खुद मैदान में उतरकर उसे अनुभव करना नॉलेज ट्रांसफर इंजीनियरिंग है। नॉलेज ट्रांसफर इंजीनियरिंग। हाँ, पैसिव टीचिंग से निकलकर ब्रेन पेज थ्योरी की ओर बढ़ना ही तक्षशिला मॉडल का भविष्य का विजन है। तो इस तक्षशिला मॉडल में कक्षाएं मतलब क्लासरूम्स कैसी दिखती हैं? ये एक मिनिएचर स्कूल सिस्टम की तरह है, अच्छा। जहां अकेले बैठकर रटने के बजाय टीम वर्क और सक्रिय मोटर भागीदारी पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। जब कोई इंसान महज सुनता नहीं है, बल्कि उस जानकारी के साथ सक्रिय रूप से कुछ करता है, उसे बनाता है, दूसरों के साथ साझा करता है, तो उसका एमिगडाला उसे एक बेहद सुरक्षित और सकारात्मक अनुभव मानता है। और फिर जाइड फैक्टर्स पैदा होते हैं। एकदम सही, सकारात्मक जाइड फैक्टर्स पैदा होते हैं और हिप्पोकैम्पस उस अनुभव को गहरी और स्थायी याददाश्त में बदल देता है। वाह। यही वो एकमात्र तरीका है जो भविष्य में असली रचनात्मकता और नवाचार मतलब इनोवेशन को जन्म दे सकता है। सच कहूं तो इस पूरी गहन चर्चा ने चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल दिया है। अगर हम अब तक की बातों का सार निकालें तो सबसे अहम निष्कर्ष ये है कि ज्ञान का हस्तांतरण यानी नॉलेज ट्रांसफ़र केवल एक बौद्धिक या कॉग्निटिव प्रक्रिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ दिमाग की हार्ड ड्राइव में डेटा फीड करना नहीं है। ये भावनाओं, शारीरिक गतिशीलता और प्रेरणा का एक मिला जुला और संपूर्ण दिमागी तंत्र है। जेड फैक्टर्स ही वो मास्टर की हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। वे ही ये तय करते हैं कि कौन सी जानकारी कचरे के डिब्बे में जाएगी और कौन सी हमारी जिंदगी भर की यादाश्त और हमारे कौशल का हिस्सा बनेगी। और ये जानकारी आज के इस दौर में जहां हर तरफ सूचनाओं का भारी बोझ है, जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं, ये किसी जादू से कम नहीं है। बिल्कुल। चाहे कोई नया सॉफ्टवेयर सीखना हो, कोई विदेशी भाषा सीखनी हो या अपने कार्यस्थल पर कोई नई प्रक्रिया लागू करनी हो, अगर कोई पैसिव होकर सिर्फ पढ़ने की बजाय उस काम में अपनी सकारात्मक भावनाओं और मोटर एक्टिविटी को जोड़ ले, हाँ, तो उसकी सीखने की गति और याद रखने की क्षमता हमेशा के लिए बदल सकती है। ज्ञान तभी असली ताकत बनता है जब वो हमारे व्यवहार में उतर जाए। और हमारा व्यवहार हमेशा हमारी भावनाओं और हमारे अनुभवों से ही आकार लेता है। ये एक बहुत ही अद्भुत विचार है। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं स्रोत सामग्री से प्रेरित एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जो शायद चीजों को देखने का एक नया नजरिया दे। हाँ। हमने बात की कि कैसे मेडिकल एक्सरे एक साफ तस्वीर देते हैं, लेकिन हमारा दिमाग भावनाओं और जायद फैक्टर्स की उस जटिल दुनिया से चलता है जो ये तय करती है कि हम क्या सीखेंगे और क्या याद रखेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये एक ऐसा सवाल भी है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। सिर्फ भावनाओं के आधार पर ये तय कर लेते हैं कि क्या सच्चाई है और क्या याद रखना है, तो इसका हमारी आधुनिक दुनिया में क्या मतलब है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये संभव है कि हमारे आसपास का माहौल, सोशल मीडिया के छिपे हुए एल्गोरिदम और विज्ञापनों की चमचमाती दुनिया, हाँ, बिना हमारे विश्लेषक कॉर्टेक्स को भनक लगे हमारी मान्यताओं और हमारे फैसलों को भीतर ही भीतर प्रोग्राम कर रही हो? बिल्कुल संभव है। अगर वे बाहर से हमारे एमिगडाला का अलार्म बजाने में कामयाब हो जाएं, तो क्या वे हमारी सच्चाई को ही अपने मन मुताबिक नहीं गढ़ रहे हैं? ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? ये एक ऐसा विचार है जिस पर अपने स्तर पर पड़ताल करना और भी कई परतों को खोल सकता है। खैर, आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।